देखो, चैप्टर का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें हम लोगों का क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम लोगों को बहुत सारा उसमें डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा इसमें से करेक्ट डेफिनेशन टीचिंग का कौन सा है। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग मीनिंग पढ़ लेंगे कि टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। मतलब टीचिंग क्या है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ टीच कर रहा है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है। Teaching is considered as the act of imparting instruction to the learners in the classroom situation. ये सारा एक्चुअली पढ़कर ही समझ में आ रहा है, बट ये जो हम नाम देकर लिखे हैं कि ये डेवी ने कहा है, ये एच सी मैराइसन ने कहा है, ये जैक्सन ने कहा है, इसको किस तरह पूछता है। बेसिकली सोचो, ये पहले वाला डेफिनेशन हम लोगों को दे दिया कि टीचिंग एज अ मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन वेयर द लर्नर विल एक्वायर स्किल एंड इनसाइट विथ हिज इनिशिएशन। ये सभी टीचिंग का डेफिनेशन है, मीनिंग सबका सेम है, पर ये लाइन किसने कहा है, ऐसा चार ऑप्शन हमें दे देगा। डेवी, मैराइसन, जैक्सन और जेम्स एंड डनकैन। हमें ये डेफिनेशन पढ़कर टिक लगाना है कि ये डेफिनेशन डेवी ने दिया है। तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग इसको माइंड में कैसे सेट करेंगे। की वर्ड है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन वर्ड मिलेगा, मैनिपुलेशन को अंडरलाइन कर लो। मैनिपुलेशन वर्ड मिलेगा तो वो डेवी ने कहा है। मैराइसन ने अगर कुछ कहा है तो वो इंटीमेट के बारे में कहा है, पर्सनालिटी के बारे में कहा है कि टीचिंग इज इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मैच्योर पर्सन वन। मतलब टीचिंग क्या है, जिसमें एक पर्सन ज्यादा मैच्योर है और दूसरा वाला कम मैच्योर है। जैक्सन ने क्या कहा है, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन, वन ऑफ whom। तो फेस टू फेस, इन फेस टू फेस चीज ही टीचिंग होता है, ऐसा जैक्सन ने कहा है। फिर डनकन ने क्या कहा है, डनकन ने कहा है कि टीचिंग फोर फेजेस में होता है। तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। टीचिंग का फोर फेज है। पहला करिकुलम, फिर प्लानिंग फेज, फिर इंस्ट्रक्टिंग फेज और फिर इवेलुएटिंग फेज। गेज ने क्या कहा है, गेज ने डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में इसे बताया है। अब टीचिंग के डेफिनेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस आता है डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग से। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। टीचिंग बेसिकली तीन तरीके का होता है, मतलब तीन लेवल होता है। पहला मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो तीन लेवल है टीचिंग का, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो पहले पढ़ेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का रियल शॉर्ट फॉर्म है एमएलटी। मतलब एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस एमएलटी बोलकर भी पूछता है। तो एमएलटी याद रखना, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का शॉर्ट फॉर्म है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कब होता है, जब हम लोग किसी बच्चे को हम लोग जब पढ़ाते हैं, बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होता है। जब हम लोग जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं उसको याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं। मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में किसी को हम लोग कुछ समझाते नहीं है। जैसे जब हम लोग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत छोटे बच्चों को, तो उन्हें हम लोग चीजों को समझाते नहीं है, सिर्फ उनको सारी क्वेश्चन आंसर हम लोग लर्न करवा देते हैं। जितने भी स्पेलिंग्स होते हैं उन्हें लर्न करवा देते हैं। तो इट एम्फेसिस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग। क्रैमिंग का मतलब क्या होता है, क्रैमिंग का मतलब होता है ब्रेन के अंदर सब कुछ बस भर देना। जब सब कुछ एक जगह पे हम लोग भर देते हैं तो उसको हम लोग क्रैमिंग कहते हैं। तो बच्चों के ब्रेन में हम लोग सिर्फ सारा चीज भर देते हैं कि ये इसका मतलब है। तो जब कोई भी चीज कंप्लीटली फिल कर देते हैं, अगर क्रैमिंग का मतलब नहीं पता है तो ब्रैकेट में लिख लो कंप्लीटली फिल, FILL। कंप्लीटली भर देते हैं उनके दिमाग में। नॉलेज इज गेन्ड बाय द लर्नर थ्रू मेमोराइजेशन। जो लर्नर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सारी चीजों को मेमोराइज कर लेते हैं। इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग एंड इंड्यूसेस। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग का बात कर रहे हैं। तो इसके बाद है
Subject matter, it covers only the knowledge based objectives of Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy क्या है ये फर्दर पढ़ेंगे हम लोग. At this level the students learn to identify, बच्चों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना सिखा देते हैं. जैसे फोटोज दिखा के हम लोग याद कराते हैं, अगर फ्रूट्स का नेम याद कराते हैं तो बच्चों को सिर्फ फोटो दिखाकर बोलते हैं कि इसे एप्पल कहते हैं, इसे ऑरेंज कहते हैं. ये हम लोग उन्हें सिर्फ आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं. रिकॉल और रिमेम्बर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिमेम्बर करना सिखाते हैं. द टीचर प्लेज अ वेरी डोमिनेटिंग एंड ऑथोरिटेरियन रोल वाइल टीचिंग. ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएलटी में मेमोरी लेवल में टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. मतलब अगर टीचर आया तो ही बच्चा पढ़ेगा, अगर टीचर नहीं आया तो बच्चा नहीं पढ़ेगा. तो टीचर का बहुत डोमिनेटिंग रोल होता है. The evaluating system includes oral, written and easy type exams. Evaluating system मतलब कैसे पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं. इसके लिए उनका एग्जाम कैसे होता है, बच्चों का ओरल एग्जाम भी होता है, रिटन एग्जाम भी होता है और इजी टाइप का एग्जाम, बहुत इजी टाइप का एग्जाम होता है, कोई डिफिकल्ट एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है बच्चों के लिए. द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट मीन्स एक्टिव एंड प्राइमरी. एमएलटी में टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड दैट ऑफ स्टूडेंट इज पैसिव. और स्टूडेंट सेकेंडरी होता है. मतलब अगर बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाए तो हम लोग पहले टीचर को ब्लेम करते हैं और फिर स्टूडेंट को ब्लेम करते हैं. अगर अच्छा भी हो तो पूरा क्रेडिट हम लोग टीचर को देते हैं, क्योंकि बच्चे अगर अच्छा पढ़ रहे हैं तो उसके लिए पूरी क्रेडिट टीचर को जाता है. दिस लेवल ऑफ टीचिंग डज नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज. ये वाले लेवल में अगर कोई पढ़ाता है तो इसमें बच्चे को इंटेलिजेंट नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को तो सिर्फ सब कुछ लर्न करवा रहे हैं, उन्हें तो रिमेम्बर करवा रहे हैं. तो बेसिकली इससे इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं होता है. इसके ऊपर एक थ्योरी निकला था, हर्बार्टियन थ्योरी ऑफ एपर्सेप्शन. ये हर्बार्टियन थ्योरी ऑफ एपर्सेप्शन किस लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से. तो ये एमएलटी में एक थ्योरी निकला था. ये थ्योरी क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट द यंग चिल्ड्रंस माइंड इज रेडी फॉर परसीविंग देमसेल्फ. बच्चों का दिमाग हर कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है. जैसे बच्चों को अगर कोई इंग्लिश सिखाना हो तो ये बहुत इजी है, बट अगर किसी को 40 इयर्स के एज में इंग्लिश सिखाना हो तो बहुत डिफिकल्ट है. इसलिए मैथ्स भी अगर हम लोग देखें तो बच्चों को मैथ्स सिखाना बहुत इजी है, बट अगर कोई सीनियर हो गया है और उसका मैथ्स वीक है, उन्हें मैथ्स सिखाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चों का माइंड रेडी फॉर परसीविंग होता है, बहुत जल्दी हर कुछ को एक्सेप्ट कर लेता है. देयर माइंड इज रेडी फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर्स, मॉडल्स, थ्योरीज, हर कुछ को बहुत जल्दी लेने के लिए रेडी रहता है. क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी. मेमोरी कितने टाइप का होता है? मेमोरी बेसिकली 9 टाइप का होता है. सबसे पहला इमीडिएट मेमोरी. व्हेन रिकॉल इज इमीडिएट, जब हम लोग कोई भी चीज, मेमोरी मतलब हम लोगों का दिमाग, ब्रेन, कितने टाइप का होता है? जब भी हम लोग कोई चीज रिकॉल करते हैं, मतलब याद करते हैं जल्दी से, तो उसको इमीडिएट मेमोरी कहते हैं. परमानेंट मेमोरी होता है जो परमानेंट मेमोरी कहते हैं द रिकॉलिंग ऑफ मटेरियल फॉर अ लॉन्गर टाइम. जब हम लोग कोई भी चीज को बहुत लॉन्गर टाइम तक याद रख पाते हैं तो उसको कहते हैं परमानेंट मेमोरी. पर्सनल मेमोरी होता है जिसमें हम लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो वो हमें याद रहता है. अगर कोई चीज हमारे साथ हो चुका है, जैसे कहीं पर हम लोग गए थे, हम लोगों के साथ अचानक से कोई एक बहुत अच्छा चीज हुआ या बहुत बुरा चीज हुआ, तो हम लोगों को अपना एक्सपीरियंस याद रहता है, उसको वो पर्सनल मेमोरी होता है. इम्पर्सनल मेमोरी होता है जब हम लोग रिकॉलिंग फ्रॉम बुक्स या कंपेनियन, जब हम लोग कोई फ्रेंड से बात करते हैं और वो हम लोग को कुछ याद दिलाता है कि याद है हम लोग उस दिन उस होटल में खाए थे तो ऐसा ऐसा हुआ था. हम लोग बोलते हैं याद है हम लोग उस मूवी को देखे थे. जब हम लोग को कोई और हम लोग का फ्रेंड कुछ याद दिलवाता है तो हम लोग कहते हैं इम्पर्सनल मेमोरी. एक्टिव मेमोरी होता है मेक एफर्ट टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस, रिकॉलिंग आंसर्स इन एग्जाम. एक्टिव मेमोरी होता है जब हम लोगों के साथ कुछ पहले हो गया है और आज हम लोग उसको रिकॉल कर रहे हैं. जैसे जब एग्जाम में हम लोग बैठते हैं
तो याद हम लोग कुछ आंसर्स याद करके जाते हैं, वो आंसर जब हम लोग वहां पे रिकॉल करते हैं तो वो एक्टिव मेमोरी से रिकॉल होता है। पैसिव मेमोरी होता है जिसमें रिकॉल एक्सपीरियंस विदाउट एफर्ट, जब हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ता है, हर चीज बस याद रहता है। जब कोई चीज बस याद रहता है बिना मेहनत के, तो वो पैसिव मेमोरी है। मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी क्या है? जिस काम के लिए बॉडी डेली रेडी रहता है, जैसे सुबह उठ के हमें ब्रश करना है, ये हमें ऑटोमेटिकली याद रहता है। क्यों? मैकेनिकल मेमोरी की वजह से। हमें नहाना है, हमें कुछ भी, जो भी चीज हम लोग डेली डेली करते हैं वो हमें याद हो जाता है, तो उसे मैकेनिकल मेमोरी कहते हैं। रोट मेमोरी क्या होता है? क्रैमिंग फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ हर कुछ को लर्न कर लेना बिना समझे। बिना समझे जब हम लोग सब कुछ याद कर लेते हैं तो उसे रोट मेमोरी कहते हैं। और लॉजिकल मेमोरी होता है टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट एंड इट्स रिकॉलिंग व्हेन नीडेड। लॉजिकल मेमोरी होता है जब हम लोग कोई चीज समझ कर लर्न करते हैं। तो जब कोई चीज हम लोग अंडरस्टैंडिंग के बाद लर्न करते हैं उसको लॉजिकल मेमोरी कहते हैं, और जब विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई चीज लर्न करते हैं तो उसको रोट मेमोरी कहते हैं। सेकेंड लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये एमएलटी के बाद आता है। एमएलटी इज द बेस ऑफ यूएलटी। This helps to build the thinking level of students to make use of their acquired knowledge based. Basically इस टाइप का लेवल कब होता है? जब हम लोग बच्चों के लेवल से उठकर ऊपर जाते हैं, मतलब कह सकते हैं पूरा सेकेंडरी से लेके जो हम लोग कॉलेज तक का पढ़ाई करते हैं वो सारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है। क्लास 6-7 से हम लोग चैप्टर्स बच्चों को समझाने लगते हैं, फिर पूरा 11-12 ले लो, हायर सेकेंडरी या फिर कॉलेज लेवल ले लो, हर जगह हम लोग हर कुछ पहले समझाते हैं, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। फिर हम लोग 11-12 में जिसको कॉमर्स लेना है वो कॉमर्स लेता है, जिसको आर्ट्स लेना है वो आर्ट्स लेता है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फोकस करने लगते हैं, क्योंकि हम लोग को अब चीज समझ में आने लगा है, क्योंकि हम लोग अब चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो पता है कि हमको ज्यादा क्या पसंद है, तो उस हिसाब से ये लेवल ऑफ टीचिंग है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप स्किल ऑफ मेमोरी प्लस इंसाइट। तो इसमें क्या है, लर्न तो तब भी करना पड़ता है, लाइक 11-12 हो या बीकॉम हो, लर्न तो हमें करना ही पड़ता है, तो मेमोरी तो होता ही है, प्लस इनसाइट। इनसाइट मतलब अंडरस्टैंडिंग, पर लर्न कर रहे हैं समझने के बाद। द इवेल्युएशन सिस्टम ऑफ दिस मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड एसे। इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्वेश्चन एग्जाम कैसे होता है? ऐसे मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ओरल एग्जाम नहीं होता है। मतलब सेकेंडरी से क्लास 6-7 से लेके कॉलेज लेवल तक हमारा ओरल एग्जाम और नहीं होता है, पर मेमोरी लेवल में ओरल एग्जाम भी होता है। स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले एन एक्टिव रोल इन यूएलटी। मेमोरी लेवल में टीचर ज्यादा प्रोमिनेंट था, बच्चे पैसिव थे, बच्चे सेकेंडरी थे, पर यूएलटी में टीचर और स्टूडेंट इक्वल पोजीशन पे है। टीचर मतलब अगर बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है तो इसमें टीचर ने भी अच्छे से समझाया है और बच्चे ने भी अच्छे से पढ़ाई किया है, इसमें दोनों इक्वल है। यूएलटी को कौन थ्योरी सपोर्ट करता है? मोराइसन थ्योरी सपोर्ट करता है। एमएलटी को, मेमोरी लेवल को, हर्बाटियन थ्योरी सपोर्ट करता है, और यूएलटी को मोराइसन थ्योरी। इस तरीके से आंसर्स लर्न करना है हमें, एमसीक्यू आएगा। यूएलटी का टोटल 5 स्टेप्स है, इस स्टेप को लर्न करना पड़ेगा। यूएलटी का 5 स्टेप है। पहला एक्सप्लोरेशन, मतलब हम लोग प्रीवियस नॉलेज जरूरी है, मतलब हम लोग बचपन में जो पढ़े हैं वो नॉलेज जरूरी है। दूसरा प्रेजेंटेशन, कंटेंट इज प्रेजेंटेड, डायग्नोसिस एंड रिकैप्चुएशन टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड। पूरा चीज को हम लोगों को उसको समझाना पड़ेगा प्रेजेंट करके। तीसरा एसाइमिलेशन, मतलब जनरलाइजेशन, इंडिविजुअल एक्टिविटी, हम लोग लैब में ले जाने लगते हैं, टेस्ट लाइक 9-10 में, 11-12 में हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना शुरू कर देते हैं, इसको एसाइमिलेशन बोलते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स, तो प्यूपिल्स आर प्रोवाइडेड विद द ओकेशंस फॉर रिप्रेजेंटेशन। फिर उन्हें भी प्रोजेक्ट मिलने लगता है कि तुम क्या समझे हो, टीचर को समझाओ। रिसाइटेशन, मतलब स्टूडेंट्स प्रिवेंट्स द कंटेंट ओरली, वो सारी चीजों को फिर प्रेजेंट करते हैं
प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें प्रेजेंट करते हैं टीचर्स को। लास्ट आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये बेसिकली कॉलेज के बाद भी जो हम लोग हायर स्टडी करते हैं उसमें आता है। जैसे अगर यूजीसी नेट को ले ले, एमफिल ले ले, पीएचडी ले ले, ये सारा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर सम टाइम। यहाँ पर हम लोग जो चीज सीखे हुए हैं उसके ऊपर केयरफुल थॉट देते हैं, उसको और अच्छे से सोचते हैं। इट मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। एमएलटी एंड यूएलटी आर द बेस ऑफ आरएलटी। इट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड। The main objective to develop problem solving, critical and constructive independent original thinking। हम लोग को रिसर्च के वक्त क्या चाहिए होता है? ओरिजिनल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, कंस्ट्रक्टिव होना पड़ता है। The emphasis is laid on identifying the problem, defining to it। लिटरली रिसर्च करना पड़ता है, हम लोगों को खुद ओरिजिनल थिंकिंग करना पड़ता है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव होता है और प्राइमरी होता है, टीचर पैसिव और सेकेंडरी होता है। मतलब अगर हम लोग यूजीसी नेट पढ़ रहे हैं तो अगर एग्जाम में कुछ ऐसा एमसीक्यू आया जो मैंने नहीं पढ़ाया है, तो ये नहीं बोल सकते कि मैम मेरा इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आपने वो एमसीक्यू पढ़ाया ही नहीं था। इस तरीके का आंसर स्टूडेंट नहीं दे सकता, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल में या हायर स्टडी नेट कवर होता है, तो इसमें स्टूडेंट को खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो मैंने नहीं भी पढ़ाया है वो भी जाके एमसीक्यू डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस करे। और एग्जाम में अगर 100 में 100 एमसीक्यू वो सॉल्व नहीं कर पाया तो वो टीचर को ब्लेम नहीं करता है, क्योंकि इस लेवल पे स्टूडेंट प्राइमरी होता है और टीचर सेकेंडरी होता है। यहाँ पे जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जिसको जो बोलना है वो अपने मर्जी से बोल सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना बात टीचर के सामने रख सकता है। रिफ्लेक्टिव को कौन सा थ्योरी सपोर्ट करता है? हंट ने जो थ्योरी डेवलप किया था वो थ्योरी, उस थ्योरी को ही हंट थ्योरी कहते हैं। तो हंट थ्योरी सपोर्ट करता है रिफ्लेक्टिव को। तो मेमोरी लेवल को सपोर्ट करता है हर्बाटियन, अंडरस्टैंडिंग लेवल को सपोर्ट करता है मोराइसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल को सपोर्ट करता है हंट। यहाँ पे सिर्फ ऐसे टाइप टेस्ट होता है, मतलब बेसिकली रिटन एग्जाम ही होता है। यूजीसी नेट को पूरा पूरी नहीं बोल रहा है, इसमें एमफिल और पीएचडी भी आता है जिसमें रिसर्च वर्क हमें शो करना होता है। तो कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता है। टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड मतलब नॉट अ टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड। इसमें टीचर का मेन रोल नहीं होता है, स्टूडेंट का मेन रोल होता है। इसके बाद है व्यूज अबाउट टीचिंग कॉन्सेप्ट। टीचिंग के ऊपर 3 लोगों ने अपना अलग अलग व्यू दिया है। रिबर्न ने कहा है, रिबर्न्स व्यू क्या था? टीचिंग इज अ रिलेशनशिप विच कीप्स द चाइल्ड टू डेवलप ऑल हिज पावर। रिबर्न के हिसाब से टीचिंग एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बच्चे के अंदर जो पावर है वो टीचर निकाल के लाता है कि तुम ये कर सकते हो, तुमसे होगा। टीचर ये कर सकता है। टीचर और स्टूडेंट्स का वो रिलेशनशिप होना चाहिए कि बच्चे के अंदर अगर कोई हिडन पावर है तो वो टीचर निकाल सके, ऐसा रिबर्न कहता है। बट बर्टन्स क्या कहता है? बर्टन्स कहता है टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। टीचिंग एक गाइडेंस है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, एक डायरेक्शन देता है कि तुम किस डायरेक्शन में जाओ। टीचर इनकरेज करता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई, एडुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्मिथ्स व्यू है कि स्मिथ का पूरा नाम बी ओ स्मिथ है, 2-3 स्मिथ है एक्चुअली, तो इसमें जो स्मिथ का व्यू है वो बी ओ स्मिथ का है। टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। ये कहता है कि टीचिंग, अगर टीचिंग नहीं होगा तो लर्निंग भी नहीं होगा। लाइक कहते हैं कि ऑल प्रोफेशंस आर क्रिएटेड बाय टीचर। अगर कोई पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो टीचर ही प्रोड्यूस करता है लर्निंग को। तो तीनों का अपना अपना व्यू है। ये एग्जाम में बेसिकली ये सेंटेंस दे देगा और पूछेगा किसका व्यू है, तो ये हमें लर्न रखना होगा। पावर का बात करता है रिबर्न,
गाइडेंस, डायरेक्शन और इनकरेजमेंट का बात करता है बर्टन। और टीचिंग एक सिस्टम है एक्शन का जो प्रोड्यूस करता है लर्निंग, ये कहता है स्मिथ। अब टीचिंग का गोल क्या है? ये 5 गोल्स है, ये लर्न करना होगा, इससे एमसीक्यू आता है। टीचिंग का गोल है पहला, टीचिंग टू चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। टीचिंग सिर्फ हम लोग क्यों कराते हैं? सबसे पहला रीजन है, गोल मतलब ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज करना। अगर कोई भी बच्चा खराब बिहेवियर शो करता है तो हम लोग कहते हैं बचपन में टीचर ने कुछ सिखाया नहीं है, क्योंकि एक बच्चे के बिहेवियर में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। पढ़ने का सही तरीका एक टीचर बताता है, उसको कंडीशनिंग करता है। हम लोग हेयर को कंडीशनिंग करते हैं, वो शैम्पू से क्लीन तो हो जाता है पर कंडीशनर लगाने से वो और स्मूथ हो जाता है। तो कंडीशनिंग होता है कि स्टूडेंट का लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करता है। ट्रेनिंग, शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट। इंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। बच्चे के अंदर नॉलेज कहाँ से आता है? टीचर के इंस्ट्रक्शन देने से। इंडोक्ट्रिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। एक बच्चा जैसे बिहेव बिलीफ रखता है, जैसे लड़कियों को पढ़ाई नहीं करना चाहिए, लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत है लड़कियों को काम करने की, क्या जरूरत है लड़की को पढ़ाई करने का, बाद में किचन ही तो करना है। ये एक बिलीफ है, ये एक सोच है। तो ये अच्छा और खराब होता है। किसी को लगता है लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करना चाहिए, किसी को लगता है करना चाहिए। तो ये अपना अपना बिलीफ है। तो ये बिलीफ का फॉर्मेशन कौन करता है? एक टीचर। बहुत हद तक टीचर्स का, जैसे मेरी जो बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मेरे को देखकर लगता है कि उन्हें भी पढ़ना चाहिए, उन्हें भी पहले अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, फिर शादी करना चाहिए। तो ये जो उनका बिलीफ चेंज होता है, वो कुछ स्टूडेंट्स का मेरी वजह से हुआ है, तो मैंने उनका इंडोक्ट्रिनेशन किया है। तो बेसिकली 5 गोल है टीचिंग का। पहला टीचिंग खुद, दूसरा कंडीशनिंग, तीसरा ट्रेनिंग, फोर्थ है इंस्ट्रक्शन और फिफ्थ है इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये हमें 5 पॉइंट याद रखना है। इसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? स्टूडेंट को। स्टूडेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट टीचर पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। In the process of teaching, the dependent variable plays the functional or alive active part. तो बेसिकली जो टीचिंग के टाइम पे डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत एक्टिव, स्टूडेंट जरूरी है, मतलब टीचिंग के लिए 3 लोग जरूरी हैं। पहला स्टूडेंट, तीसरा पहला स्टूडेंट, दूसरा टीचर और तीसरा मतलब टीचिंग एनवायरमेंट। इसलिए हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है स्टूडेंट, जो ऑब्वियसली जरूरी है। टीचिंग करेंगे तो एक स्टूडेंट तो चाहिए, मैं अकेले कैसे पढ़ाऊंगी, मुझे कोई तो स्टूडेंट चाहिए। दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टीचर है इंडिपेंडेंट। और इंटरवेनिंग है, देयर इज अ नीड फॉर डिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अचीव द गोल ऑफ टीचिंग। जैसे कहीं कहीं पर स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन नहीं रहता है, जैसे टीचर को ये मतलब जानना ही नहीं है कि बच्चों का प्रॉब्लम क्या है। अच्छा टीचिंग एनवायरनमेंट नहीं है, जैसे सोचो मेरे बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल खराब है, मतलब टीचिंग एनवायरनमेंट खराब है। जैसे मैं हूं, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, तुम हो, तुम अच्छा पढ़ती हो, पर मेरा टीचिंग एनवायरनमेंट खराब है, बहुत नॉइज है मेरे साइड से, इंटरनेट कनेक्शन खराब है। तो इस तरीके से इंटरवेनिंग वेरिएबल है टीचिंग एनवायरनमेंट। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग क्या है? ऑल 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग तो है ही, ये 3 वेरिएबल तो है ही जो ऊपर मैंने कहा। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म होता है जब हम लोग, कोई टीचर कभी क्लास ले रहा है, कभी एब्सेंट कर दे रहा है, जब उसका मन करता है क्लास लेता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये टीचर तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। तो एक टीचर में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। सुइटेबल एनवायरनमेंट अभी मैंने समझाया। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मतलब स्टूडेंट टीचर से डरता है,
या टीचर पढ़ाता जा रहा है, उसको जानना ही नहीं है कि बच्चा समझ भी रहा है या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर ये पूछे बार बार कि किसी का कोई डाउट है। अगर डाउट है तो टीचर को उसको क्लियर करना चाहिए, तभी एक टीचर और स्टूडेंट का अच्छा रिलेशनशिप होगा। स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, स्टूडेंट के साइड से भी जरूरी है कि वो डिसिप्लिन्ड बिहेव करे। वो मजाक कर रहा है, तंग कर रहा है, पढ़ाने नहीं दे रहा है, तो भी टीचिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। टीचर्स डिवोशन टू टीचिंग एंड स्टूडेंट्स डिवोशन टू लर्निंग, टीचर अगर डिवोटेड है टीच करने में तो स्टूडेंट को भी डिवोटेड रहना चाहिए पढ़ने में। दोनों का डिवोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट आता है स्टेप्स ऑफ टीचिंग। ये स्टेप्स हमें लर्न करना होगा। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन। ठीक है। एप्लीकेशन, इवेलुएशन, ये लाइन से लर्न करना होगा, इसलिए इसके बगल में ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर जहां जहां रहेगा मतलब वो हमें लाइन से लर्न करना है, क्योंकि वो हमें उल्टा पुल्टा देंगे। ये अच्छे से लर्न करना है, इसलिए ऑर्डर वाइज या ऑर्डर ब्रैकेट में लिख लो। तो टीचिंग का स्टेप क्या है? पहले प्रिपरेशन। पहले टीचर को खुद प्रिपेयर होना होता है कि आज वो पढ़ाने क्या वाला है। मतलब अगर आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं तो मेरे को पहले से इसका प्रिपरेशन करके रखना होगा, नोट्स रेडी रखना होगा। हम पढ़ाने के लिए मेरे पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। फिर हम प्रेजेंट करेंगे, जैसे अभी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फिर कंपैरिजन करेंगे। फिर जनरलाइजेशन, मतलब एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाना, उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। फिर एप्लीकेशन, मतलब एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। फिर इवेल्युएशन, लास्ट में हम भी टेस्ट लेंगे कि तुम ठीक से समझी या नहीं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, अगेन ये सेम चीज है, ये जस्ट रीड करने से ही समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हम लोग क्यों टीचिंग करते हैं। ये नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक है, ये सबसे एमसीक्यू आता है कि टीचर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। कंप्लीट सोशल प्रोसेस, मतलब सोशल प्रोसेस मतलब सोसाइटी से रिलेटेड है। सोशल प्रोसेस होता है किसी का बिलीफ तैयार करना, किसी को एक अच्छा इंसान बनाना, किसी को डिसिप्लिन सिखाना, किसी को मोटिवेट करना, ये सब सोशल प्रोसेस होता है। तो टीचिंग सिर्फ पढ़ाने पढ़ाने वाले को टीचिंग नहीं, सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं तब हम टीचिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब हमको तुम एक सोशल प्रोसेस भी निभाना होगा। जैसे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा पढ़ता है, फर्स्ट आता है, बट वो च्युइंगम च्यू कर रहा है, तो हमको उसको बोलना है कि तुम च्युइंगम पहले थ्रो करो देन पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसको एक डिसिप्लिन भी सिखा रहे हैं। तो टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट है टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। टीचिंग क्या है? किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना। टीचिंग क्या है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, मतलब बोथ साइड से होना चाहिए। मतलब अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पूछना भी चाहिए कि क्या तुम्हें भी कुछ बोलना है, तुम्हें भी कुछ पूछना है। तो इंटरैक्शन होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। एक आदमी अकेला आके पढ़ा कर चला गया, दैट इज नॉट टीचिंग। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लर्निंग तो होता ही है टीचिंग से, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। टीचिंग कॉजेज अ चेंज इन बिहेवियर, जो हम बोले टीचिंग से अच्छा बिहेवियर भी आता है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस होता है एकेडमिक स्टडी, हम पढ़ाएंगे, बट आर्ट होता है, कहते हैं ना टीचिंग इज एन आर्ट। हर आदमी पढ़ा नहीं सकता। जैसे अगर कोई क्लास में फर्स्ट आता है तो जरूरी नहीं है वो किसी और को भी पढ़ा सकता है, क्योंकि टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफिएबल। ऑब्जर्वेबल मतलब टीचिंग में हम लोग सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं कि उसका क्या प्रॉब्लम है। अगर वो ठीक से नहीं बोल रहा है, जैसे ऑनलाइन क्लास में भी जब बैचेस पढ़ते हैं तो हमको पता होता है कि ये कुछ बोल नहीं रहा है, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, पर ऐसा नहीं है कि वो बदमाश है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा है। हमको समझना होगा कि उसको आ नहीं रहा है और वो सबके सामने बोलने में डर रहा है कि सब बच्चा कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो सब हंसेंगे उसके ऊपर, वो शायद इसलिए बोल नहीं रहा है। तो ये मेरे को ऑब्जर्व करना होगा, मेरे को मेजर करना होगा कि कौन अच्छे से करता है पढ़ाई, कौन नहीं करता है। और अगर हमको पता चल गया तो हमको मॉडिफाई करना चाहिए, कुछ चेंज कर देना चाहिए। टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन। ये स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, दो तरीके का ऑक्यूपेशन होता है, एक स्किल्ड एक अनस्किल्ड। अनस्किल्ड होता है जो लेजी होते हैं, ठीक से काम नहीं करते।
टीचिंग में स्किल्ड होना होगा, मेरे को सब चीज आना होगा, नॉलेज भी होना होगा, हार्डवर्किंग भी होना होगा, और लेजी नहीं होना होगा, स्लीपी हम यौन लेते लेते पढ़ा रहे, नींद में पढ़ा रहे, ऐसे टीचिंग वैसा ऑक्यूपेशन नहीं है। इट इज बोथ अ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियस मतलब एक टीचर को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि वो कुछ ऐसा ना बोल दे, जैसे कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता एक टीचर। क्यों? क्योंकि ये गलत है, बिकॉज ही इज और शी इज अ टीचर। तो टीचर को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, पर अनकॉन्शियस भी रहना पड़ता है। अनकॉन्शियस मतलब फ्री होना पड़ता है बच्चों के साथ। वो इतना मतलब कॉन्शियस होना पड़ेगा। अब कुछ पार्ट में जैसे हम अब्यूसिव नहीं हो सकते, हम मेरे को अपना जैसे एक टीचर को एक डिसेंट लुक में रहना होगा। वो इतना टैटूज किया हुआ है, इतना बोल्ड लुक एक टीचर का नहीं हो सकता। अनकॉन्शियसनेस मतलब इतना भी कॉन्शियस नहीं होना है कि वो डर रहा है, वो पढ़ाई नहीं पा रहा है। अनकॉन्शियस रहो, फ्री रहो। इट इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग मेमोरी लेवल का भी होता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल का भी होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल का भी होता है। टीचिंग किसी भी टाइप का होता है। इट इज अ कंटिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग। कंटिन्यूम मतलब चेंज। ये टर्म एग्जाम में पूछता है, चेंज नहीं देगा, कंटिन्यूम देगा। तो कंटिन्यूम का मीनिंग समझ के रख लो, चेंज। ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ये सब काम एक टीचिंग करता है। इंडोक्ट्रिनेशन का मीनिंग हम क्लियरली समझा दे रहे हैं, पहले भी यूज हुआ है। वन हु बिलीव देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है जिसे लगता है कि एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, उसे इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। वन सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। टीचर्स ऑलवेज ऐसा ही लैंग्वेज यूज करते हैं कि एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। टीचर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कंडीशनिंग मतलब जो मॉडिफिकेशन करता है, जो हम अभी बोले जो कंडीशनर करता है आफ्टर शैम्पू, मतलब और स्मूथ करना, चीजों को और ठीक करना। मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग, अब टीचिंग पार्ट खत्म हो गया, अब लर्निंग क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग क्या है? जब अगर हम लोगों का बिहेवियर सच में चेंज हो गया, जैसे एक बच्चा हर दिन क्लास में लेट आता था, अब वो टीचर के सिखाने के बाद वो पंक्चुअल हो गया है, तो उसने लर्निंग कर लिया है। तो सिर्फ पढ़ाई से लर्निंग रिलेटेड नहीं है। जैसे टीचिंग सिर्फ एकेडमिक नहीं है, वैसे लर्निंग भी सिर्फ एकेडमिक नहीं है। ये कोई भी चीज अगर में हम परमानेंटली सीख लेते हैं तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। और लर्निंग कैसे आता है? एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से। कोई भी चीज अगर हमें सीखना है तो हमें वो चीज प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे अगर किसी को मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड सिखा समझा दिया, अब वो एमसीक्यू लेकर बैठा, उससे 100 एमसीक्यू में 40 एमसीक्यू राइट होगा, 60 रॉन्ग होगा। फिर उसको और प्रैक्टिस करना होगा, और नेक्स्ट 100 एमसीक्यू करना होगा। ऐसा करते करते वो लर्निंग अचीव करेगा। तो प्रैक्टिस करना होगा। लर्निंग का 3 एलिमेंट है। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। अगर बिहेवियर चेंज हुआ है सच में तो ही हम लर्न किए हैं कुछ। दिस चेंजेस टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस, चेंज ड्यू टू ग्रोथ, maturity, maturation मतलब maturity, and inquiry cannot be considered as learning। तो बेसिकली लर्निंग क्या है? जो मेरे में एक्सपीरियंस से आता है। हम जब ग्रोथ करते हैं, जब बड़े होते हैं, तब आता है। जब हम मच्योर होते हैं तब भी हम कुछ नया सीखते हैं। जैसे जैसे मेरा एज मतलब ज्यादा होता है, हम कुछ नया सीखते रहते हैं। बट इंक्वायरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लर्निंग। अगर हम सिर्फ पूछ रहे हैं ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो वो लर्निंग नहीं है। जहां मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब हम खुद को कहेंगे हम लर्न कर लिए। चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। चेंज परमानेंट होना चाहिए। जैसे कि सोचो बच्चा डर से वो च्युइंगम नहीं खाता है, बट वो मेरे डर से वो मेरे सामने च्युइंगम नहीं खाता है। बट कोई कोई बहुत सॉफ्ट नेचर का टीचर है, वो उसको च्युइंगम खाने देता है, तो वो उस टीचर के सामने च्युइंगम खाता है। बट हम उसको क्या सिखाए थे? कभी भी किसी भी सीनियर्स के सामने, टीचर्स के सामने च्युइंगम च्यू मत करना।
वो सिर्फ मेरे सामने सीख गया, बाकी टीचर्स के सामने आज भी वो च्यू कर रहा है। तो बेसिकली वो लर्न नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली चेंज नहीं हुआ है, वो टेम्पोररी चेंज हुआ है सिर्फ मेरे सामने, डर से। तो लर्निंग, जैसे टीचिंग का बहुत सारा डेफिनेशन था, वैसे लर्निंग का भी बहुत सारा डेफिनेशन है। ये सबका लर्निंग का मीनिंग तो सेम है, बट नाम से याद करना है। हिलगार्ड ने क्या डेफिनेशन दिया था, बर्नार्ड ने क्या डेफिनेशन दिया था, मैकगॉच ने क्या डेफिनेशन दिया था, फिर वॉकर ने, क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने। टोटल मैंने 6 डेफिनेशन दिया है, इस 6 डेफिनेशन को हमें लर्न कर लेना है। एक लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, बिहेवियर उसका चेंज होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब उसने जो सोचा है वो उसे करना चाहिए। मतलब उसने सोचा है कि कल 3 दिन में वो ये चैप्टर खत्म कर लेगा, एक वीक में अपना वो ये हैबिट चेंज कर लेगा, तो उसे गोल कंप्लीट भी करना चाहिए। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज हम सीख गए, आज हम लर्न कर लिए, कल से हम नया कुछ नहीं सीख रहे। दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लर्नर। एक लर्नर को कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहना चाहिए, यूनिवर्सल फेनोमेना फॉलो करना चाहिए। इट इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन, मतलब सारे लर्नर को यूनिवर्सली, ये जो सारी बातें मैंने कहा है ये यूनिवर्सल है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब एक छोटे बच्चों के ऊपर भी, बड़े बच्चों के ऊपर भी, और हम एडल्ट्स के ऊपर भी, कि हम सबको ऐसा ही होना चाहिए। इट इज प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे हमें और प्रोग्रेसिव होना चाहिए और डेवलप करना चाहिए। इट इज ट्रांसफरेबल, लर्निंग ट्रांसफरेबल होता है। मतलब आज हम सीख गए, हम तुमको सिखाएंगे, तुम सीख गई, तुम दूसरे को सिखाओगी। तो लर्निंग ट्रांसफरेबल होना चाहिए। इट इंक्लूड्स ऑल द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर का तीनों एस्पेक्ट होना चाहिए। अब जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरी था, वैसे ही टाइप्स ऑफ लर्निंग है। सबसे पहला आता है कंडीशनिंग, दूसरा आता है हम लोगों का मोटर लर्निंग, तीसरा आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, फोर्थ है वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। टोटल 6 तरीके का लर्निंग है। सबसे पहला आता है कंडीशनिंग लर्निंग। व्हेन इंडिविजुअल लर्न्स अ सिंगल रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, इट इज कंडीशनिंग। मतलब, इसका मतलब होता है जब हम लोग सिंगल रिस्पॉन्स एसोसिएटेड, मतलब रिलेटेड विथ अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, इसको डिटेल में देखो। इट इज यूजिंग द सीक्वेंस ऑफ पेयरिंग अ कंडीशनल स्टिमुलस, CS, with unconditional stimulus and a conditioned stimulus। जब तीन चीज एक साथ जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, कौन सा तीन चीज, कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस, ये तीन चीज जब एक साथ पेयर हो जाता है, तब होता है कंडीशनिंग। इट ऑकर्स बोथ इन ह्यूमन एंड एनिमल। ये प्रोसेस ह्यूमन के अंदर भी होता है, ये प्रोसेस एनिमल के अंदर भी होता है। इसका 3 टाइप का कंडीशनिंग होता है। ये 3 टाइप का कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास समझाते हैं, आज इसको देख के समझ नहीं आएगा, ये बुकिश डेफिनेशन है, हम इजी लैंग्वेज में नोट देकर लिखवा देंगे, अभी ये रहने दो। आगे आओ मोटर लर्निंग में। मोटर लर्निंग का दूसरा नाम साइको मोटर लर्निंग भी है और स्किल लर्निंग भी है। तो याद रखो, मोटर लर्निंग को साइको मोटर लर्निंग भी कहते हैं और स्किल लर्निंग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ईटिंग विथ अ स्पून। जब हम लोग, खाना सबको आता है, बट स्पून से खाना, स्विमिंग, ड्राइविंग, जो चीज हम लोग सीखते हैं, जब भी हम लोग कोई चीज, इट डिपेंड्स ऑन सेंसरी मोटर एंड इनिशियल प्रीलिमिनरी स्टेज। सेंसरी मोटर होता है जो चीज हम लोग ट्रेंड करते हैं, खुद को अपने सेंस से सीखते हैं हम लोग। जैसे स्पून से खाना, ट्रेनिंग लेना पड़, मतलब हम लोगों को कोई सिखाएगा तभी हम लोग सीख पाएंगे। लाइक खाना तो सबको आता है, पता है कैसे खाना है, बट स्पून से खाने का मतलब वो स्पून से खाना नहीं, कब फोक, कैसे फोक पकड़ना है, कैसे स्पून पकड़ना है, इसे मोटर लर्निंग कहते हैं, जो बहुत कम लोगों को आता है।
स्विमिंग, ड्राइविंग, ये सब मोटर लर्निंग है। फिर इसलिए इसको स्किल लर्निंग कहती है, ये सब स्किल है। स्विमिंग, ड्राइविंग, ये सब एक तरीके का स्किल है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, वी नो ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिस्क्रिमिनेट्स बाय मेनी थिंग्स। ये हम सबको पता है कि ह्यूमन और एनिमल दोनों अलग अलग चीज है, बहुत सारा डिफरेंस है दोनों के बीच में। थ्री इंपॉर्टेंट सिचुएशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आर प्रोबेबिलिटी लर्निंग, मतलब इंसिडेंटल लर्निंग एंड रिवर्सल लर्निंग। हम कोई भी चीज, अच्छा ये भी तीन वर्ड जो है ये हम लोग को डिटेल में नहीं समझना है, सिर्फ ये लर्न रखो कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का तीन इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, प्रोबेबिलिटी लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग और रिवर्सल लर्निंग। इन सारी लर्निंग का डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर है वर्बल लर्निंग, इट इन्वॉल्व्स वर्ड्स एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, इट इंक्लूड्स लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। जहां हम लोग वर्बल लर्निंग होता है, जो हम लोग बोलना सीखते हैं, जैसे कि मैं हिंदी लैंग्वेज है मेरा, बट मैं इंग्लिश मैंने सीखा, बंगाली मैंने सीखा। सीखने का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी स्कूल में जाकर सीखा। अगर अपने आप भी इनफॉर्मल एडुकेशन भी होता है। इनफॉर्मल एडुकेशन मतलब ऐसे आसपास से सीख लेना, अपने आप सीख लेना। तो बेसिकली सिर्फ लैंग्वेज का बात नहीं है ये, कोई भी चीज जब हम लोग बोलना सीखते हैं, जैसे बहुत सारे लैंग्वेज इसका एक एग्जाम्पल है। तो जो कुछ वर्ड्स हम लोग सीखते हैं, जैसे अमेरिकन इंग्लिश हम लोग मूवी देखते देखते सीख लेते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है, बट हम लोग सीख लेते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब ये सब से बैठकर दूसरा लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो सब वर्बल लैंग्वेज है। हम लोगों को इसका अलग से पढ़ाई नहीं, फॉर्मल एडुकेशन नहीं लेना पड़ता है। दिस इज इनफॉर्मल एडुकेशन। कॉन्सेप्ट लर्निंग जो बच्चे करते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है, जो उन्हें बताते हैं कि ये मैन का फिगर दिखा के ये मैन है, गर्ल का फिगर दिखा के ये गर्ल है। जो कॉन्सेप्ट लर्निंग हम लोगों का शुरू होता है, जब हम लोग एप्पल को देख के सीखते हैं कि ये एप्पल है, दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, जो हम लोग पूरा एमफिल पीएचडी लेवल पे सीखते हैं। कोई एक प्रॉब्लम उठाते हैं सोसाइटी का, और फिर हम लोग उसको रिसर्च करके सॉल्व करते हैं। तो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। एक लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक अगेन चार तरीके का होता है। पहला पर्सनल, दूसरा एकेडमिक, तीसरा सोशल एंड इमोशनल, एंड फोर्थ कॉग्निटिव। पर्सनल मतलब डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लाइक एज, जेंडर, मैच्यूरेशन, लैंग्वेज, इन सब पे डिपेंड करता है मेरा लर्निंग पावर। अगर हम बहुत एजेड हो गए हैं तो हम स्लो लर्न करेंगे, अगर हम बहुत छोटे हैं तो हम जल्दी लर्न करेंगे। जेंडर का यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट कि लड़कियां ये चीज जल्दी सीखती हैं बट लड़के ये चीज लेट से सीखते हैं, ऐसा नहीं है। बट ऐसा है कि जैसे फैशन इंडस्ट्रीज में ज्यादा लड़कियों को जाना, ज्यादा लर्नर वहां दिखेंगे। अगर हम लोग देखें कि पायलट में या फिर कोई भी इस तरह लड़कों वाला फील्ड जिसको हम लोग जनरली कहते हैं, वहां पे हम लोगों को ज्यादा जल्दी लड़के, ये जैसे क्रिकेट क्रिकेट ज्यादा जल्दी लड़के सीख पाते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। ऐसा नहीं है कि जेंडर बायसनेस है, बट जेंडर बुक में रहता है एग्जाम्पल में। मैच्योरिटी, हमारा मैच्योरिटी लेवल पे भी डिपेंड करता है हम लोग कोई चीज कितना जल्दी सीखते हैं। कोई कोई बीकॉम या हायर स्टडी में जाकर भी बच्चों जैसा पढ़ाई करता है, मतलब मच्योर नहीं होता है, जल्दी से किसी चीज बात को समझ नहीं पाता है। तो वो बहुत देखेंगे हम लोग, क्लास 11 का भी बच्चा है, बहुत जल्दी कोई चीज सीख जा रहा है। तो मैच्योरिटी लेवल और लैंग्वेज, अगर कोई इंसान मेरे को अमेरिकन इंग्लिश में कोई एक इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा रहा है या साइंस पढ़ा रहा है, तो मुझे लैंग्वेज की वजह से कुछ समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली लैंग्वेज भी लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक एडुकेशन रिलेटेड होता है ये पूरा पूरी। सोशल एंड इमोशनल, मेरा सेल्फ इमेज, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर हमको लगता है कि हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते, हम पास हो ही नहीं सकते, तो मेरा सेल्फ इमेज ही मेरा खराब है, तो वो लर्न जल्दी नहीं कर पाएगा। कॉग्निटिव, इट इज रिलेटेड टू स्पैन, मेमोरी, मेंटल प्रोसीड्योर एंड इंटेलेक्चुअल स्किल।
ये मेरा मेमोरी से, मेरा मेंटल प्रोसीड्यूर, हम कितने इंटेलिजेंट हैं उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। एडोलेसेंट लर्नर का कैरेक्टर से, एडोलेसेंट मतलब बड़ा, बड़ा लोग, बड़ा बच्चा। ये जो अभी यहाँ पे हम लोग लर्निंग सीखे ये बच्चों का था, ब्रैकेट में लिख लो फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए था। बट बड़े लोग, बड़े लर्नर कैसे होते हैं, लाइक हम लोग के एज के लोग अगर लर्निंग करे तो हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, और मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस से एमसीक्यू बहुत बार आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब एक लर्नर दूसरे लर्नर से डिफरेंट होता है, मतलब हर बच्चा क्लास में इक्वल नहीं होता है। अगर अभी 5 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से हो सकता है 3 बहुत जल्दी सीख रहे हैं, 2 को मेरा कुछ भी बात समझ में नहीं आ रहा है। तो वो किस तरीके से डिफरेंट है, इंटेलिजेंस लेवल में दोनों बच्चे, मतलब वो बच्चे डिफरेंट है। फिजिकल अपीयरेंस में लर्नर अलग दिखते हैं, कोई लंबा है, किसी का हाइट कम है, कोई मोटा है। फिजिकल अपीयरेंस लर्नर लोग का, ये लर्नर लोग का डिफरेंस बोल रहा है, एक लर्नर दूसरे लर्नर से कैसे डिफरेंट होता है। एटीट्यूड लर्नर्स का अलग अलग होता है। अचीवमेंट, किसी ने बहुत अचीव किया है, अवार्ड मिला है, मेडल मिला है, किसी बच्चे को, किसी लर्नर को कुछ नहीं मिला है। मोटर एबिलिटी, मोटर एबिलिटी हम लोग पढ़े थे स्विमिंग, ड्राइविंग, जिसमें स्किल डेवलप होता है। हो सकता है एक बच्चे को स्विमिंग और ड्राइविंग सब आता है, एक में एक कोई सब नहीं आता। फिर जेंडर, लड़का लड़की होना ही खुद में एक अलग चीज है। लर्नर कोई लड़का होता है, कोई लड़की होता है। रेशियल डिफरेंस मतलब काला गोरा होना, मोटा पतला होना, मतलब मोटा पतला तो नहीं, वो तो फिजिकल अपीयरेंस है। रेशियल का मतलब होता है बेसिकली गोरा काला ये सब। इकोनॉमिक स्टेटस, रिच पुअर होना। इंटरेस्ट, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, उसका इंग्लिश में इंटरेस्ट है। इमोशन, कोई इमोशनल वाइज लर्नर्स अलग अलग होते हैं, किसी को थोड़ा सा डांटो रो देता है, किसी को कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सनालिटी अलग अलग होता है। तो एक लर्नर दूसरे लर्नर से ये सारी चीजों में अलग हो सकता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे।